आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं। आदिवासियों की संस्कृति सभ्यता जो आधुनिकीकरण और शहरीकरण के बहुत पहले से अस्तित्व में है और जल जंगल ज़मीन के बीच आदिवासियों की ज़िंदगी ने इस भारत को कहीं ना कहीं निर्माण किया है, ऐसा कहा जाता है। आदिवासियों की संस्कृति को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आदिवासीकरण जो है वो अब हमारे सभ्यताकरण के दौर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लुप्त तो होने जाते हुए दिखाई हमें देता है। लेकिन आदिवासियों का जो जीवन है, उनकी संस्कृति है, उनकी सभ्यता है, वो बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ सिखाती है और इस देश के विकास में उसका बड़ा योगदान है। तो आदिवासियों की संस्कृति को सहेजने का, उसे समेटने का काम जो है वो राइस फाउंडेशन के माध्यम से हो रहा है। ये फाउंडेशन मेलघाट में, जो विदर्भ का आदिवासी बहुल इलाका है, वहाँ पर काम करती है और ये संस्था कोशिश ये कर रही है कि जो आदिवासियों की संस्कृति है, सभ्यता है, उसका संरक्षण किया जाए और उसे और लोगों तक पहुँचाया जाए। एक बड़ा काम जो आदिवासियों की भाषा है, जो मेलघाट और बुल्ढाना और आसपास के इलाके में रहते हैं, उनकी जो भाषा है उसका संरक्षण और संवर्धन किया जाए। तो हमारे साथ आचार्य ऋषिकेश हैं। ऋषिकेश जी वैसे तो हैं, इन्होंने पीएचडी की है, इनको कहना चाहिए डॉक्टर, लेकिन मैंने इनसे सवाल पूछा कि आप अपने नाम के साथ में आचार्य क्यों लगाते हैं, तो इनका कहना है कि अगर हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, संस्कृति के संरक्षण का काम कर रहे हैं, तो हमें जो हमारे सांस्कृतिक शब्द हैं, ऐतिहासिक शब्द हैं, उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए आप आचार्य लिखते हैं अपने नाम के साथ। तो ये बताएं कि आप क्या काम करते हैं और कहाँ काम करते हैं। ये कुछ पुस्तकें हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें लें और हमारे दर्शकों को भी दिखाएं कि ये क्या हैं और अपने काम के बारे में बताएं। नमस्ते, मेरा नाम ऋषिकेश किलार है। पिछले 12 साल से मेलघाट के आदिवासी बहुल क्षेत्र में आदिवासी भाषा, संस्कृति, ट्राइबल टेक्नोलॉजीज़, ट्राइबल साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों में हम काम कर रहे हैं। बेसिकली काम जो है वो रिसर्च का है। मतलब हमारा फोकस जो है, अब तक का जो फोकस रहा वो रिसर्च का रहा, क्योंकि जब तक हम उस समाज की गतिविधियों को समझेंगे नहीं, उनकी डूज एंड डोंट्स क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, उसके बाद उनकी सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं, जिसे हम बोलते हैं कि समाज में क्या अच्छाइयाँ हैं, वो सब जब तक हमें पता नहीं चलती है तब तक उस समाज का विकास करना या उसको समझ लेना पॉसिबल नहीं होता है। और लैंग्वेज के माध्यम से वो जो चीज़ है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। और लैंग्वेज को फोकस करने का ये था कि हमने ये देखा कि मेलघाट में कई सारे प्रॉब्लम्स तो पहले से ही है, लेकिन भाषा को हमने ये देखा कि वहाँ के आदिवासी बच्चों को ये भाषा की वजह से प्रॉब्लम जा रही है एजुकेशन में। मराठी उनको ठीक से आती नहीं है, आजू बाजू में सारा कोरकू में बातचीत होती है, तो टीचर जो बोल रहे हैं, कोरकू ये वहाँ का समुदाय है और कोरकू उसकी भाषा है, तो वो बच्चे कोरकू में बहुत कंफर्टेबल थे, तो उसका थॉट प्रोसेस पूरा कोरकू में काम करता है, उसका जो इमेजिनेशन है वो सारे कोरकू में है। अब स्कूल में जब वो जाते हैं तो टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, और बच्चों को जो बोलना है वो जो बच्चे बोल रहे हैं या पूछ रहे हैं वो टीचर्स को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारा जो विसंवाद हो रहा था, इसकी वजह से बच्चे स्कूल में तो आ रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए, बेस कच्चा होने के कारण बच्चे ग्राउंड लेवल से, मतलब पहली में अगर 1 लाख बच्चे आते हैं तो 500 बच्चे भी पीजी तक नहीं पहुंचते थे। अभी अभी धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसलिए भाषाओं की वजह से उनमें क्षमता होने के बावजूद भी वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2015 में इस कार्य का हमने शुरुआत किया और धीरे धीरे अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने आपको ये काम करने के लिए कहा था, तो उनसे मुलाकात कब हुई और किस तरीके से जुड़ा हुआ उनसे, और उन्होंने आप लोगों को ये कहा होगा कि इस पर आप काम करिए, तो इसके पीछे कलाम साहब का थॉट प्रोसेस क्या था? 2-3 चीज़ें थी। 2008 से अलग अलग रिसर्च के माध्यम से मैं कलाम सर से मिला हूँ, उनसे बातचीत होती है, उन्होंने कई सारे क्षेत्रों में गाइड किया।
2010 में मैं मेरे परिवार के साथ उनको मिला और तब कई सारी विषयों पे चर्चा हुआ। तो उन्होंने ये बोला था तब कि आने वाले समय में इंडिया विजन 2020 का सारा चर्चा चल रहा था 2010 में। उनका कहना था कि अभी 2020 तो मेरे ख्याल से ये थॉट प्रोसेस भी जो है कलाम साहब का ही दिया हुआ है, इंडिया उनका 2020। उनका ही था। और उनका कहना ये था कि अभी जो गति है उस तरफ जाने की, तो उसके लिए हमें बहुत मजबूत लीडर आवश्यक है, जो अभी है नहीं। तो हमने अभी 2050 के बारे में सोचना चाहिए कि जो हम 2020 बोल रहे थे उससे जगह 2050 के बारे में सोचना चाहिए, और तब तक इंडिया विश्व गुरु हो जाएगा। और विश्व गुरु होने का आधार क्या होगा? तो विश्व गुरु होने का जो आधार है वो होगा कि हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, एंशिएंट टेक्नोलॉजीज़ है, हमारे सारे वेद पुराणों में जो सारा ज्ञान छिपा हुआ है वो। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि जो ओरल ट्रेडिशंस है अलग अलग कम्युनिटीज़ की, भारत की, उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो आधुनिक समाज के लिए आधार बनेगा। मतलब अभी जो प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट किए हैं या जो आजू बाजू में दिख रहे उसके सॉल्यूशंस हमें उस ट्रेडिशनल ओरल ट्रेडिशन में मिलेंगे। और वो ओरल ट्रेडिशन किसके पास है? तो वो ट्राइब्स के पास है। और वो ट्राइब्स कहाँ कहाँ पे है? तो भारत के अलग अलग राज्यों में वो सब बसे हुए हैं, जिसमें भारत में लगभग 705 प्रकार के ट्राइबल ग्रुप्स हैं। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो 49 ट्राइबल ग्रुप्स अपने यहाँ पे है। तो इतने ग्रुप्स है, इसका मतलब क्या है कि इतनी संस्कृतियाँ हमारे आजू बाजू में हैं, इतने रीति रिवाज, इतनी भाषाएं, इतने उत्सव, इतने पदार्थ, इतने औषधियाँ, ये सब चीज़ें हमारे पास में है। तो ये हमारे देश का वैभव है, इसको संभालना इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए कि अभी मॉडर्न मेडिसिन या मॉडर्न साइंस जिसे हम बोलेंगे वो तो अभी अभी डेवलप हो रहा है, लेकिन आदिवासियों के पास जड़ी बूटियों का ज्ञान उत्तम होने की वजह से आज मेलघाट में लगभग 283 अलग अलग बीमारियों पे वो लोग दवाइयाँ देते हैं जड़ी बूटी के माध्यम से। और वो कितने हैं? अभी राइस फाउंडेशन के माध्यम से हमने उसे डॉक्यूमेंट करने का काम किया। तो जो सातपुड़ा पर्वत के इसमें जो ट्राइब्स है उनके इसमें किए, आपको आश्चर्य लगेगा कि लगभग 1200 वनस्पतियाँ हमको मिली। तो उसमें से हमने एक 750-800 वनस्पतियों का डॉक्यूमेंट किया कि उसमें वो वनस्पति की कौन सी चीज़ कौन सी बीमारियों पे यूज़ की जाती है। तो ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो है। और मेलघाट में तो ऐसा हुआ कि कोरोना काल में आदिवासियों ने उनकी औषधियाँ जो है ना उसका उपयोग किया, उनके काढ़े उपयोग में लाए और अपने गांव को बचा दिया विदाउट एनी कैजुअलिटी। अच्छा, आज भी मेलघाट में आएंगे तो हमारे बाबूराम जी जैसे वैद्य है, किसी भी प्रकार का जो हड्डी टूट जाता है तो सिर्फ पानी और मक्खन देते हैं और उसमें जड़ी बूटी उन्होंने मिलाई हुई रहती है, उसके माध्यम से वो पैर को ठीक करवा देते हैं। तो कोरोना के समय में मेलघाट में किसी तरीके की कैजुअलिटी नहीं हुई आदिवासी समुदाय के बीच में? कैजुअलिटी हुई नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब उन्होंने अपने नुस्खे तैयार करना शुरू किया तो कुछ गांव ऐसे थे कि उन्होंने पूरे गांव ने निर्णय लिया और अपने काढ़े बनाए और उसके बाद में उन्होंने अपने समाज को अपने तरीके से बचा लिया। अच्छा, मतलब इन भारत को विश्वगुरु बनाने का जो एक सोच है, उसके सोच के प्रोसेस में जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको सहेजने के बाद एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो खुद साइंटिस्ट है, तकनीक, मशीन और रिसर्च के पर आधारित उसकी सोच या चीज़ें होनी चाहिए। वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि आपको अगर विश्वगुरु बनना है तो आपकी जो पुरानी सभ्यता संस्कृति है उसको आपको सहेज के रखना पड़ेगा। ये बताएं कि आप किस भाषा के संवर्धन संरक्षण की काम कर रहे हैं और उसको डॉक्यूमेंट आपने किस तरीके से किया, वो कौन सी भाषा है? जैसे मैं यहाँ किताब में देख रहा हूँ पावरी भाषा कोश, ये ज्ञान कोश, ये जो है मतलब ये किस भाषा की हम बात कर रहे हैं? ये बच्चों के लिए एक किताब आपने बनाई है। पीयूषा जगताप जी DFO मैम थे हमारे यहाँ पे। कोरोना काल में उन्होंने बच्चों को जंगल पता होना चाहिए, तो एकदम स्टोरी के माध्यम से उन्होंने ये किताब लिखा है। हमने तो सिर्फ बच्चों तक पहुंचाने के लिए उसको सही से ये करके अभी बच्चों के लिए हम फ्री में बांट देते हैं उसे, कि उसे मेलघाट के बारे में सारी जानकारी मिले।
अच्छा ये बताएं कि अब हम विदर्भ में बैठे हैं या मेलघाट से हम उधर चले जाएं तो मध्य प्रदेश लग जाता है। तो मान लीजिए कि इधर में मराठी चल रही है और उधर में हिंदी चल रही है, तो बीच में जो आदिवासी बैठे हुए हैं इनकी भाषा क्या है? पावरी इनकी भाषा है, और इस भाषा का और मराठी में डिफरेंसेस क्या हैं? अलग क्या है उसमें, मतलब उच्चारण में, शब्दों में, वाक्यों के संरचना में, भाषा में, व्याकरण में क्या डिफरेंसेस क्या हैं? आपने रिसर्च किया तो? सब अलग है, क्योंकि वो भाषा ही अलग है तो सारी चीज़ें उसकी डिफरेंट ही रहेगी। अभी तक देखिए हमने कोरकू भाषा से शुरुआत की थी, तो कोरकू, निहाल, पावरी, भिलाला, पारदी, ये हमारे मेलघाट के ट्राइब्स हैं और उनकी मतलब भाषाओं पे हमारा काम होता एक है। जगह पे इतने सारे कम्युनिटी के ट्राइबल्स हैं। 5 तहसील है, वो 5 तहसील में ये सब लोग बटे हुए हैं अलग अलग जगहों पे। मेजॉरिटी कोरकू है, इसीलिए सब कोरकू जानते हैं, लेकिन वहाँ पे निहाल भी है, वहाँ पे भिलाला भी है, वहाँ पे पावरा भी है, पारदी भी है, तड़वी भील है। तो अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं और लगभग। इनकी सबकी लैंग्वेज अलग अलग है। सबकी लैंग्वेज अलग है, रहन सहन अलग है। उसके बाद में उनके उत्सव, तीज, त्योहार, प्रथाएं, भगवान सब अलग है। रोटी बेटी व्यवहार अलग है, उनके जो रीति रिवाज है शादियों के हैं, ये सब अलग है। अच्छा, इनमें से बहुत सारे आदिवासी तो अब होंगे, इतनी सारी स्कीम्स हैं, रिजर्वेशन है आदिवासियों के लिए, तो संभव है कि बहुत सारे जो लोग हों वो पढ़ लिख के आगे निकल जाएं, रिजर्वेशन का फ़ायदा ले लें, या रिजर्वेशन नहीं भी करते हैं तो अपने मेहनत के दम पर वो आगे आ जाए। तो क्या वो अपनी सभ्यता जो उनके साथ में इतने लंबे समय से चलती हुई आई है, तो उसको वो सहेज रहे हैं, उसको अपने साथ में आत्मसात कर रहे हैं, या छोड़ के जो मतलब एक बहाव है विकास का और हम शहरीकरण का, उसकी ओर बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? दो चीज़ें हैं कि जो हम 50 के अबव अगर देखेंगे तो उन्होंने अपनी कल्चर को ठीक से सहेजा है, उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभी क्या हुआ है कि आधुनिकता का जो बहाव है वो उनकी तरफ भी पहुंच गया है, तो उसमें मोबाइल तो उनके पास में भी होगा। अभी तो बात चल रही थी कि मोबाइल का टावर मेलघाट में लगाना है। हाँ, आपका मैं परिचय दे दूं, आप ऋषिकेश जी की पत्नी हैं और आप भी साथ में काम करेंगे। आप आपका नाम बता दीजिएगा और आप फिर अपनी बात रखिएगा। हर्षदा ऋषिकेश खिलारे। मैं भी भाषाओं का और इसका काम करने में इनकी मदद कर रही हूँ। आपने जो सवाल पूछा कि ये आधुनिकीकरण का क्या प्रभाव उन पे हो रहा है, तो ऐसा है कि बच्चे अभी जो आश्रम स्कूल में पढ़ रहे हैं वो 10वीं तक आश्रम स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो घर से, अपने संस्कारों से, अपने रीतियों से कटे हुए होते हैं। तो और टीवी, मोबाइल, ये सब आ गया। कोरोना काल में तो उन बच्चों के पास भी ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे मोबाइल पहुंच गया। तो ये चकाचौंध किसको अपने तरफ नहीं खींचती, तो उन बच्चों को भी खींचती है। इसीलिए ये उनकी संस्कृति का महत्व क्या है ये उनको समझाना और उसको प्रिजर्व करना, उसका महत्व उनको ये करना, क्योंकि हम लोगों ने उसके ड्रॉबैक्स देखे। हमारी संस्कृति खोने के बाद हमने क्या खोया, इसलिए हम आज इतने सालों के बाद फिर से हमारी संस्कृति की तरफ, अपनी वेशभूषा की तरफ लौट रहे हैं। मतलब फंक्शन में क्यों नहीं, शादियों में क्यों नहीं हम लोग वो पहनना पसंद कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वो अभी शुरू से ही उसको प्रिजर्व करे, उसके प्रति उनके मन में आदर रहे। क्या होता है कि हम जब किताबों में या स्कूल में पढ़ाते वक्त जी माने जेंटलमैन उनको सिखाते हैं, तो वो जेंटलमैन की एक टाई कोट वाली फिगर ही सामने आती है। उनके गांव खेत में काम करने वाले पिताजी जो है धोती कुर्ते वाले, वो मतलब गावरान, गावंडर जो मराठी में बोलते हैं, ऐसी ही इमेज उनके मन में आती है। तो भाषा ने भी कितना बांट दिया अपनी सोच और अपना इमेजिनेशन, ये भी एक चीज़ है। भाषाओं ने नहीं बांटा, शब्दों ने बांटा है ना। अब जैसा आपने कहा कि जेंटलमैन, तो जेंटलमैन का मतलब ऐसा फिगराइज किया गया। हाँ। जेंटलमैन माने जो पिक्चर उनको दिखाई गई, हाँ, जो सूट उसने बूट बांटा, भाषा ने नहीं बांटा। आप जो किताबें बनाते वक्त हम इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो वो बच्चा है, वो अब किताब हाथ में लेने वाला बच्चा, मतलब 3 साल से शुरुआत होती है बच्चे की किताब हाथ में लेने की, तो 3 से 10 साल तक उस बच्चे को वो सिर्फ पिक्चर्स क्या दिख रही है
और उसके साथ शब्द क्या है, वो तो उसको ही ये करेगा ना, एसोसिएट करेगा। तो ये होता है, तो वो तो उसके सामने वो पिक्चर माने वही। अगर आज आप साउथ के हीरोज़ जो पहन रहे हैं धोती और वो ये कर रहे हैं, आज ऑस्कर में भी उन्होंने जो हिंदुस्तानी पहराव पहना, तो इसका बच्चों पे आज वो भी प्रभाव होता है ना, कि आप अगर ऐसे कुछ लोगों को, कुछ क्रिकेटर्स जो आजकल लोगों के आदर्श बने हुए हैं, उनको अगर उस तरीके से उनके सामने प्रेजेंट करोगे तो उसके लिए उनके मन में अपनापन आ जाएगा। आप साड़ी पे अगर उनको दिखाओगे, आप अगर शॉर्ट में उनको दिखाओगे तो उसके प्रति वो खींचेंगे, आप जीन्स में दिखाओगे तो उसके प्रति उनका खिंचा होगा। ये तो उस एज का ये होता है। तो वो हम पे है कि हम लोगों ने क्या किया कि उन लोगों को बताया कि अपना पहराव कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमारे कुछ गांव ऐसे हैं कि जहाँ पर उनके त्योहार में छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के बुज़ुर्ग तक सब लोग अब उनका ट्रेडिशनल पहराव ही पहनते हैं, कोई भी त्यौहार हो। तो ये बदलाव धीरे धीरे हमें बताना पड़ेगा उनको। मिट्टी के घर क्यों अच्छे हैं, अब उनको भी हमारे घर में जब आते हैं वो टाइल्स और सारी दीवारें और ये सब देख के उनको अच्छा ऐसा लगता है कि ये घर अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो मिट्टी का घर क्यों अच्छा है, उसमें क्यों रहना चाहिए, शहर के लोग अभी मिट्टी के घर में रहना क्यों पसंद कर रहे हैं, उसके क्या क्या बीमारियों का सामना उनको करना पड़ रहा है, ये उन्होंने खुद भुगतने के पहले उनको हमें समझाना पड़ेगा। तब तो उनके मन में उसके लिए आदर रहेगा और उनको लगेगा कि ये हाँ सच में हमने ये संभालना चाहिए। अच्छा ऋषिकेश जी, आपसे ये सवाल है, आपको क्या लगता है कि जो ट्राइबल्स मेलघाट में रह रहे हैं, विकास तो वहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब सरकार इतने प्रयत्न कर रही है तो विकास नहीं दिखता है। एक बारी कुछ साल पहले मैं भी गया था तो बड़े बड़े एंटीने लगे हुए थे टेलीविज़न के, टेलीविज़न वो देख रहे हैं, घरों में कलर टीवी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आधुनिकता का वहाँ तक पहुँची है और बहुत सारी समस्याओं का जिक्र और सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ की कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को लेकर कितने चिंतित आपको दिखाई देते हैं? वो चिंतित हैं भी या नहीं भी, या आधुनिकता उन पर भी हावी हो रही है जैसे कि शहरों में रहने वाले हम लोगों पर हावी हो गई? ऐसा है कि पुराने जो लोग हैं वो चिंतित तो है कि आगे जाके कैसे होगा, कि जैसे कि उनके जो मूल सारे तत्व हैं या विचारधाराएं हैं, उनके समाज की एक अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को अभी धीरे धीरे ये लोग पढ़े लिखे लोग ब्रेक करना चाहते हैं। तो वो थोड़े चिंतित है, लेकिन वो इनके ऊपर लादते नहीं हैं। देखिए, वो कंपल्शन नहीं करते कि ऐसा ही होना चाहिए। वो इस चीज़ में लगे हुए हैं कि ये कितनी अच्छी है चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमें, हमारी संस्कृति हो, रीति रिवाज हो, हमें आधुनिकता के जो नॉर्म्स है उसके ऊपर उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। क्योंकि देखिए, एजुकेशन आता है तो उसमें लॉजिक आएगा, वो लॉजिक पूछेगा, वो उसके पीछे का साइंस पूछेगा, उसको ये सब चीज़ें अभी हमें बताना पड़ेगा। तो जब अगर हम अध्ययन के माध्यम से उनको ही ये चीज़ें समझ में आ जाने लगी तो वो अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी हमने ये देखा कि इसमें हमारे पास लगभग 600-700 लोग ये सारी प्रक्रिया में काम करने रहे थे। इसमें वो सब लोग आत्मचिंतन कर रहे थे कि अरे ये पहले तो वही तो अच्छा था, हम ये क्यों कर रहे हैं। हम ज्वारी और ये मतलब हमारी ज्वारी नाचनी, वहाँ पे कोदो कुटकी, ये सारी चीज़ें देखते, वो तो अच्छी थी, हम ये इसके पास क्यों आ गए, ये गेहूँ की वजह से क्या क्या हो रहा है। जब ये सोच हम डाल रहे हैं तो वो बताते अरे यार वो गेहूँ आने की वजह से ऐसा हुआ, फिर वो डायबिटीज़ बढ़ रहा है, ये हो रहा है, बीमारियाँ बढ़ रही है। तो ये अभी धीरे धीरे उनको समझ में आ गया है कि हमने हमारा अनाज चेंज कर दिया, तब जाके ये सारी बीमारियाँ होने लगी। तो अभी हम क्या बोलते हैं कि बैक टू रूट, राइस बोलता है स्टार्ट टू रूट, आप मूल से शुरू करो ना। अब 50 साल के बाद हम बोलेंगे कि नहीं हम बैक टू रूट जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। आज ही उसी से हम शुरुआत करा। ये अभी हर्षदा ने जो बात बताई ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्या पेश कर रहे हैं। ये पेश करना जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब जेंटलमैन जो है, जेंटलमैन क्या है कि एक संकल्पना है कि जेंटलमैन माने क्या, तो वो व्यवहारिकता से, आपकी नैतिकता से, आपके
व्यवहार, नैतिकता, भाषा, ये इन सब चीज़ों के मूल्यों के आधार पे हम जेंटलमैन बोलते हैं। किसी को भी हम जेंटलमैन नहीं कहते। जो नीतिवान है, सत्य बोलता है, व्यवहार जिसका अच्छा हो, बोल चाल अच्छा हो, चाल चलन अच्छा है, इसको बोलते हैं। लेकिन हम दिखाते समय उसके कपड़े कैसे दिखा रहे हैं? सूट बूट वाले। वो तो हमारे इसमें तो हमारे कल्चर में थे ही नहीं। क्या आप मुझे ये बताइए, धोती कुर्ता पहनने वाला, फेटा पहनने वाला, गमछा कंधे पे रखने वाला इंसान इंटेलिजेंस नहीं है, वो जेंटलमैन नहीं हो सकता, वो नैतिक नहीं ये कर रहा है। तो वो है, लेकिन हमने वो दिखाया नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने से जो चीज़ें चलती आ रही, कितने दिनों तक हम वही दोहराएंगे? मतलब कितने दिन उसको आगे बढ़ते जाएंगे? कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा, और हम ये सोच नहीं सकते। अभी साइकोलॉजी में हमने देखा है, साइकोलॉजी ये कहती है कि आपकी जीवन शैली जितनी फास्ट हो जाएगी ना, उतनी क्रिएटिविटी और सोचने की क्षमता आपकी कम हो जाएगी। और आपकी जीवन शैली जितनी शांत, संत और निसर्ग के साथ मिली जुली हुई है, तभी जाके आप इन्वेंशन कर सकते हैं। इसीलिए पहले ज़माने में ऋषि मुनि साधना करनी है तो कहाँ बैठते थे? जंगलों में जाके बैठते थे। उसके बाद में आप देखिए, पहले जो हमारे टेक्निकल रिसर्च लैब्स और ये कहाँ थी? आइसोलेटेड एरिया पे थी, कि जहाँ पे आप शांति से अपना काम करें, कंसंट्रेट कर सके। आज क्या हो रहा है? तो इसीलिए हमारे पास में ये सोचने के लिए भी समय नहीं है कि ये भाषा ख़त्म होने के बाद क्या होगा। देखिए, ये चिंता अब हमको करनी चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं। आदिवासियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना चीज़ संभाल के अभी चल रहे हैं। धीरे धीरे उनमें वो ज्ञान आ जाएगा, वो और अपने आप को कंजर्व करेंगे। लेकिन हम जो आधुनिकता या पढ़ा लिखा जो समाज जिसे कह रहे हैं, उसको भी चिंता की घंटी बजना शुरू हो गया है कोरोना से। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जैसे मराठी में एक कहावत है कि पुढच्या स्टेज मागचा शहाणा। तो हम शहर के लोगों ने जो खोया है उससे वो सारी चीज़ें समझे। हमारे यहाँ एक दादी जी थी हमारे ऊपर के गांव में, जो करीब 125 साल की थी। उन्होंने ज़िंदगी में कभी ज्वार, बाजरा और मक्का छोड़ के गेहूँ कभी नहीं खाया, दवाई कभी नहीं खाई, डॉक्टर को कभी नहीं, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और उनके लास्ट डे तक वो अपने सब काम खुद करती थी। हमारे कुछ गांव ऐसे हैं कि जहाँ पे ये आम बात है कि 100 के ऊपर उनका एज है। एक दादाजी हम आपको कोलाम कम्युनिटी में मिला सकते हैं, जो 121 साल के हैं, और आज तक उन्होंने पैर में चप्पल नहीं पहनी है। कई कई किलोमीटर, मैलों तक पैदल घूमते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने वो सब पुराना जो है, उनका खान पान है, वो दवाइयाँ है, वो सारा रखा, वही लेकर वो चले। जो बदलाव हो रहे हैं, और क्या होता है कि हम ब्लाइंडली हम बोलते हैं कि वो अंधश्रद्धा है, लेकिन हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति को। हम ना खान पान में देखते हैं कि हमारे यहाँ का वेदर कैसा है, हमारे यहाँ का वेदर हमें उस चीज़ के लिए परमिशन दे रहा है, नहीं दे रहा है। वो उतनी हेवी चीज़ किस समय पे खानी चाहिए, किस समय पे नहीं खानी चाहिए, ये हमारे रूल्स बिल्कुल हम सब भूल गए हैं। पहले पुराने लोग, अभी भी हमारे यहाँ जो हम आदिवासियों के बीच में रहते हैं, मैं तो शहर में सब भूल गई थी। जब मैं उनके साथ रहती हूँ तो वो पता चलता है कि वो सब बताते हैं कि शाम को 4 बजे के बाद आपने दही या छाछ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो उसकी तासीर जो है वो ठंडी है, वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, वो आपको फ़ायदा नहीं करेगी। आपको दही खाना है तो आप एकदम सुबह भी नहीं खाएंगे, आप 9 बजे के बाद 4 बजे तक आप बीच में दही खा सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम मानते ही नहीं हैं। शाम के समय में वो जितना भी अभी हम जितने भी ट्राइब्स में काम कर रहे हैं, तो उनका ऐसा है कि वो शाम को आने के बाद, खेत से आने के बाद 6-7 बजे खाना खा लेते हैं, और भले ही वो सोए 10 बजे। अभी तो मोबाइल के कारण बच्चे 10 बजे सोते हैं, लेकिन उनका खाने का समय वही है, वो उन्होंने नहीं बदला। उठने का समय 4 बजे का है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम बोलते हैं। इसका उनकी हेल्थ पे
उनकी कार्य शक्ति पे बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। और ये ही सर अभी हम सीख रहे हैं और हम उसकी तरफ वापस जा रहे हैं। सही बात आपने कही कि अब तो जवारी की रोटी किसी दिन मिल जाए तो ऐसा लगता है कि हम पार्टी कर रहे हैं। उस दिन हमारे लिए पार्टी होती है, गेहूं के हम इतने आदी हो गए। अंत में अब ये बता दीजिए कि ये जो भाषा है इनकी, आदिवासियों की, मेलघाट के आदिवासियों की, उस वो भाषा को थोड़ा सा बता दीजिए कि वो भाषा किस तरीके से है, उसका मूल किस तरीके से है, और क्या वहाँ जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, उन्हें इस भाषा को पढ़ाया जा रहा है और आप लोगों ने उनकी भाषा को डॉक्यूमेंट किया है, तो इसके पीछे की आपकी मकसद क्या है? एक तो आपने बता दिया कि उसको आप अगली पीढ़ी तक पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन इसको संशोधन के हिसाब से या सरकार को उपलब्ध कराने के हिसाब से कुछ तो सोच रही होगी कि इसके ऊपर में रिसर्च करने की। अ, एक बात तो आपको मैंने बताई है कि जो उनमें क्षमता है, फिर भी भाषा की वजह से ड्रॉप आउट हो रहा है, ये तो एक रीज़न हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हमें उनकी भाषा अगर अवगत है तो उनके गीत हमें समझ में आएंगे। अब देखिए, कोरकुंग मतलब कोई भी आदिवासी समाज के गीतों में, अभी कई सारे समाज में अभी हमने 8 भाषाओं का काम किया है, पूरा हुआ है। उसमें से 2 पब्लिश हुए, बाकी अभी पब्लिश के प्रोसेस में है, और 15 भाषाओं पे अभी अलग सा काम चल रहा है। तो इन सब अलग अलग संस्कृतियों को जब हम पास से देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों इम्पॉर्टेंट है एक भाषा के दृष्टि से। एक दूसरी चीज़ ये है कि इसी की वजह से उनकी दवाइयाँ और ये जो है सारा जो ज्ञान है वो हमें मिलेगा। वो आधुनिक रोग या महामारियों पे वो इलाज है अच्छी तरीके से। दूसरी चीज़ ये है कि इन सारे ज्ञानों में मतलब जैसे देखिए, कोरकुओं के गीत हमने कुछ स्टडी किए, उसमें से जो शादी के गीत है उसमें वो सारी चीज़ें बता रहे हैं जो एज ए साइकोलॉजिस्ट हम प्री मैरिटल काउंसलिंग कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ हमारे पास में था, लेकिन अब हम प्री मैरिटल काउंसलिंग बोले तो वो अच्छा है, लेकिन वो गीतों के माध्यम से सभी लोगों को, मतलब वो सास ससुर को बताते हैं, माँ बेटी को बताते हैं, और दूल्हा दुल्हन को बताते हैं, उसके रिश्तेदारों को बताते हैं कि शादी के बाद क्या रिश्तों में क्या बदलाव आने वाला है और आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो ये जो, और ये नहीं करोगे तो क्या होगा, ये उसके परिणाम भी बता देते हैं। ये तो हो गई शादियों की बात। जब वो खेती करना शुरू कर देते हैं तो खेती में जो सारी चीज़ें हैं कि बीज प्रक्रिया कैसी करनी है, बीज कैसे चुनना है, प्रक्रिया कैसी करनी है, कौन से मौसम में आपको ठीक से उसकी बोनी करनी है, उसके बाद में उसका पूरा जो प्रोसेस है उसके निकालने तक का, जिसे हम अंतर मशागत बोलते हैं, वो सारा चीज़ उनके गीतों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम वो करते हैं। जब तक हमें वो भाषा पता ही नहीं चलेगी तो ये प्रोसेसेस आपको पता कैसे चलेंगे। ये भाषा, अगर आपने इतने साल से आप रह रही हैं, आपको कितने साल हो गए वहाँ रहते हुए? मुझे 3 साल। 3 साल। तो 3 साल में कुछ भाषा आपने सीखी हो, कैसे बात करते हैं वो लोग? पावरी भाषा मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। जैसे पावरी भाषा में अगर आप आए हैं तो आपको मतलब आते बराबर वो पूछते हैं वारलो छे, मतलब आप अच्छे हैं, ऐसे। तो इस टाइप से उनका ये रहता है। थारो नाम क्या छे, ऐसे उनका कि आपका नाम क्या है। अच्छा, आप लंबे समय तक नागपुर में रहे, अब मेलघाट में जाके आनंद आता है वहाँ रहने में, या क्या डिफरेंस समझ में आता है? बहुत आनंद आता है। यहाँ पर सब मतलब कमर्शियल जैसा हो गया है, मतलब रिश्ते भी कमर्शियल हो गए हैं। वहाँ बहुत अपनापन है, बहुत शांति है, एकदम सादगीपूर्ण जीवन है। तो वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमारे लिए तो रोज़ नया एडवेंचर है, नए गांव में जाना, नए लोगों से पहचान बनाना, और इतना अपनापन है उनमें कि मतलब आप बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं जब उनके बीच में जाते हैं। मतलब मैंने इसके पहले भी बताया कि हम दोनों 2 मेलघाट में काम करते थे। ये पूर्व मेलघाट में काम करते थे पहले से, और मेरा थोड़ा सा जुड़ाव पश्चिम मेलघाट में था। तो ऐसा है कि पूर्व मेलघाट के लिए ये उनके बेटे हैं, मैं बहू हूँ। अच्छा। और पश्चिम मेलघाट के लिए मैं उनकी बेटी हूँ या बहन हूँ, और ये उनके दामाद हैं। तो इस तरीके का रिश्ता जुड़ गया है। कभी ऐसा नहीं लगता कि मतलब
जंगल में कहाँ पढ़े, इतने पढ़े लिखे आप साइंटिस्ट हैं, एफडी होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, है ना, कुछ पैसे सेविंग्स में होने चाहिए, कहाँ इस काम में लगे हुए हैं या इसका? अभी तक तो ऐसा कभी लगा नहीं, क्योंकि ये काम मैंने खुद सोच समझ के इसे चुना है और ये राष्ट्र निर्माण का कार्य ऐसा मैं समझता हूँ। और अभी हम लोकल टू ग्लोबल कनेक्ट हो रहे हैं। ये जो सारी भाषा है ये आदिवासियों को उनके बोली से इंग्लिश तक, मतलब मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे स्टेट लैंग्वेज, फिर नेशनल लैंग्वेज और फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो हम लोकल टू ग्लोबल कनेक्ट कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि ये सारे जो नॉलेज अभी हमने जमा कर करके, आपको आश्चर्य होगा कि लगभग हमारे पास में अभी 3.5 लाख शब्द है 8 अलग अलग भाषाओं के, और जो बाकी 15 भाषाओं का काम चल रहा है उसका हिसाब अलग है। ये सिर्फ शब्द की बात कर रहे हैं, उनकी कलाओं का डॉक्यूमेंटेशन है, उनके एंशिएंट टेक्नोलॉजियों का डॉक्यूमेंटेशन है, औषधियों का डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ की जो रान भाजा है, उनका साग सब्जियाँ है, उनका डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ के जो फल और ये है उनकी डॉक्यूमेंटेशंस है, वहाँ के हज़ारों प्रकार के उनकी जो रेसिपीज़ है उनका डॉक्यूमेंटेशन है। ये सब जो नॉलेज है ना, तो ये लैब में पड़ा हुआ है, उसको लैंड में लेके जाना पड़ेगा, तब जाके वो एक्सपांड होगा। और ये किसका है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी समाज की है। हमने तो क्या है, सिर्फ उसको धोया, मतलब उसका बोझा ढोया है। तो ये सारा नॉलेज वापस उनमें जाना चाहिए, उसमें और इन्वेंशन होने चाहिए और ये बढ़ता रहना चाहिए, तभी जाके तो हमारी संस्कृति फूलने लगेगी, फलने लगेगी। और एक मिनट, और ये सब चीज़ों में हम आधुनिकता में पढ़े लिखे लोग जो है ना, हमको ये सोचना चाहिए कि हमें एक तो चीज़ गलत पढ़ाई गई है, वो है कि आदिवासी जंगल में रहते हैं। सच्चाई ये है कि आदिवासी जहाँ पे है वहीं पे जंगल आज सुरक्षित है। आदिवासी जहाँ से गए, जंगल वहाँ से कट गया, एक बात। दूसरी चीज़ ऐसी है कि आदिवासी ये आधुनिक समाज का प्राणवायु है। अगर आदिवासियों को ठेस पहुँचती है, आदिवासी नष्ट होते हैं, तो हम भी नष्ट होने वाले हैं। सिर्फ इतना है कि वो आज हो जाएंगे, कल हमारी बारी है। आप कुछ कह रहे थे, आप कह लीजिए, फिर बातचीत को ख़त्म आपका करेंगे। जो सवाल था, आपने जो पूछा कि एफडीज और ये सारी चीज़ें, तो अभी जितने भी लोग हमने बड़े, जिनको हम बड़े स्टार्स और सब मानते हैं, वो खोए हैं। जैसे इरफान खान थे या सोनाली बेंद्रे जो अभी कैंसर से बाहर आई है। तो ये लोग जब वो हॉस्पिटल बेड पे या डेथ बेड पे थे, तब उनके लिखे हुए अगर आप सेंटेंस पढ़ते हैं, तो जो इतना पैसा, इतने एफडीज, इतने बैंक बैलेंस उन्होंने कमाया, वो सब उनको उस वक्त ज़ीरो लगता है। उनको क्या लगता है कि हम अगर प्रकृति से जुड़े रहते, हम वो सादगीपूर्ण जीवन जीते, तो शायद हमारी खुशी, हमारा आनंद कुछ अलग होता। तो हमारे लिए तो ये सब हमारी धरोहर है, उसमें कुछ नहीं रखा। लास्ट में सब वहाँ पे आने वाले हैं, जितने भी बड़े हैं, सबको ऐसे लगता है, जो आज के इसमें बड़े हैं कि पैसे से बड़ा मतलब बड़ा, तो ऐसा नहीं है। बड़े क्या लोग हैं, अमीरी देखना है तो आप हमारे आदिवासी एरिया में आइए, वहाँ की अमीरी देखिए। आप किसी के घर से भूखे नहीं लौटेंगे। उसके घर में क्या है क्या नहीं है, इससे कुछ ये नहीं है। आप आए, उसको लगता है कि आपने खाना खा के जाना चाहिए, उसको भर भर के आपको प्यार मिलेगा, भर भर के आपको सारी चीज़ें मिलेगी। जो आप शहरों में जाएंगे तो वो उनके पास समय नहीं होता है, आपको देने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा नहीं होता, लेकिन उनके पास समय ही नहीं है। वहाँ उनके पास सारी चीज़ें हैं। हर्षदा जी और ऋषिकेश जी, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। आप बेहतर एक काम कर रहे हैं, इसके परिणाम भी निकल के आएंगे ही। जंगल हमें आकर्षित करता है। हम शहरों के जो लोग हैं, जंगल को लेकर एक अलग तरह की उत्सुकता होती है और समय निकाल के हम ये कोशिश करते हैं कि कुछ पैसे जोड़ के हम जंगल के बीच में चले जाएं। वहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो शांति मिलेगी। तो ये जो शांति जंगलों में है, उसकी मूल वजह जो है, जो वहाँ रहने वाले आदिवासी हैं। आदिवासी अगर रहेंगे, उनकी संस्कृति अगर रहेगी, तो जंगल बचे रहेंगे और जंगलों में जो हमें मिलने वाला सुकून है वो भी मिलता रहेगा। तो उन आदिवासियों को रखने के लिए, उनकी सभ्यता को ज़िंदा रखने के लिए ऋषिकेश और हर्षदा जी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत काम कर रहे हैं और जिनका काम सराहनीय भी है। आप दोनों ने हमसे बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन
जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।